दोस्तों नमस्कार। राजनीति मैनेज की जा सकती है, चुनावी जीत मैनेज की जा सकती है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था कैसे मैनेज की जाएगी जब प्रधानमंत्री हो, देश के वित्त मंत्री हो, आरबीआई के गवर्नर हो, शेयर बाजार पर निगरानी रखने वाली सेबी संस्था हो, सभी ने खामोशी बरत रखी हो तो? और यह खामोशी क्यों बरती जा रही है? एक के बाद एक अर्थव्यवस्था डामाडोल खुले तौर पर नजर आने लगी है और यह सवाल धीरे धीरे कहीं ज्यादा बड़ा होने लगा है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के मानचित्र पर स्टेबल है भी या नहीं है, या सिर्फ मैनेज जो किया जाता था वही आंकड़ों के आश्रय एक चकाचौंध दुनिया को दिखा दी गई। और वर्ल्ड बैंक हो या फिर आईएमएफ हो या फिर यूरोपियन बैंक ही क्यों ना हो, सभी ने माना कि भारत की अर्थव्यवस्था जीडीपी के लिहाज से शानदार आंकड़ों में जीती है। एफआईआई के आंकड़े अभी भी भारत के बेहद शानदार हैं। लेकिन यह सवाल कौन पूछेगा, तब रुपया नीचे क्यों जा रहा है? आरबीआई के गवर्नर हैं कहां पर? शेयर बाजार एक झटके में इतना लंबा चौड़ा गोते लगा लेता है कि पता चलता है शाम तक कि दरअसल 12 लाख करोड़ रुपए एक दिन में डूब गए। लेकिन उसके भीतर का सच और ज्यादा त्रासदीदायक है। अगर आप पोर्टफोलियोज के लिहाज से देखिएगा तो कल जो 1000 अंक से ज्यादा नीचे गिरा, सही मायने में वह 4000 अंक से ज्यादा नीचे चला गया। कितने पैसे किसके डूब गए, सवाल अब यह नहीं है। सवाल तो यह है कि इस देश की वित्त मंत्री हैं कहां पर? क्या वो बजट तैयार कर रही हैं और बजट के जरिए वो ताना बाना बुना जा रहा है? मुश्किल सवाल है, क्योंकि बजट के जरिए आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस दौर में एक दशक के बाद $10 ट्रिलियन की भारत की इकोनॉमी होगी, इसका दावा हवा में उछाल दिया है। ठीक वैसे ही जैसे 2018 में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को 2025 में हो जाना चाहिए। लेकिन क्या वाकई 2025 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो रफ्तार चाहिए ग्रोथ की वह रफ्तार है नहीं। तो क्या वाकई भारत की राजनीति ने सत्ता के जरिए एक ऐसी परिस्थिति देश में पैदा कर दी है जहां पर खुले तौर पर नजर यह आने लगे कि दरअसल राज्य दर राज्य चुनाव में जो मुफ्त में बांटा जाता है वो इस देश के टैक्स पेयर का पैसा है और सरकार के पास दूसरे कोई उपाय बच नहीं पा रहे हैं, या फिर ये तिकड़में अपनों को बचाने के लिए है जो अपने डूब रहे थे। तो क्यों नहीं इस देश की इकोनॉमी को ही एक वक्त धरातल पर ले आया जाए और एक वक्त के बाद रुपए की कीमत को ही कम कर दिया जाए, डिवैल्यूएशन कर दिया जाए। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें शुरुआती दौर में यह लग सकता है कि भारत की डूबती अर्थव्यवस्था की तरफ या तो सरकार का ध्यान नहीं या सरकार से संभल नहीं रहा है। और सरकार से संभल नहीं रहा है, इसको आज एक एक करके समझिए और फिर समझ पाएंगे कि दरअसल सरकार का नजरिया है क्या। रायसीना हिल्स की ऊपर चढ़ते वक्त आपके बाईं तरफ साउथ ब्लॉक है। प्रधानमंत्री का कार्यालय वहीं पर है। लाल दीवारों के भीतर चर्चा किस बात की हो सकती है, जरा आप कल्पना कर सकते हैं? कल्पना यह हो रही है कि शेयर बाजार के ऊपर निगरानी रखने वाली संस्था सेबी का अगला चेयरमैन कौन होगा। 1 फरवरी को माधवीपुरी बुच का टर्म पूरा हो जाएगा। उसके बाद जिस व्यक्ति को लेकर आना है, क्या वो किसी कॉरपोरेट या अंतर्राष्ट्रीय बैंक को संभालने वाला रहा हो, या फिर इस देश के भीतर किसी आईएएस को ले आया जाए, यह नियुक्ति पॉलिटिकल होगी। क्योंकि इस दौर में सेबी पर जितने भी निशाने साधे गए उसमें पार्लियामेंट तक के भीतर जवाब दे पाने की स्थिति में सरकार आई नहीं और पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने माधवी बुच आई नहीं। यानी शेयर बाजार के भीतर जो हिचकोले खाए जा रहे हैं और जो बड़ी तादाद में निवेशकों के सामने यह संकट है कि इस देश में धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था जब बना दी गई कि आपका पैसा कहीं पर भी इन्वेस्ट कर पाएंगे नहीं, तो ऐसे में आपने शेयर बाजार की तरफ देखना शुरू किया। और उसके बाद शेयर बाजार में जिस तरीके से विदेशी निवेश का जो पैसा लगा हुआ था वो धीरे धीरे गायब होने लगा, तो डोमेस्टिक तौर पर भी जो पैसा लगा रहे थे वह भी धीरे धीरे गायब होते चले गए।
और इन परिस्थितियों के भीतर जो सरकार के साथ खड़े हुए कॉरपोरेट हाउसेस थे वह भी कटघरे में खड़े हो गए। क्या आपको जानकर यह हैरत होगी कि एलआईसी और एसबीआई खास तौर से अडानीज के शेयर जो खरीदते रहे और एक मैनिपुलेशन इस देश के पीएसयूज के जरिए चलते रहा, उसको लेकर सरकार की घिग्गी अब इसलिए बंद गई कि अब सीधे तौर पर शेयर ना खरीदे जाएं। तो एलआईसी और एसबीआई किसके शेयर खरीदेंगे? वो शेयर खरीदने लगे उन शेयरों को जिनको अडानीज किसी दूसरी कंपनी के शेयर बेच रहा है। 200 रुपए में शेयर लिए 400 रुपए में बेच रहे हैं। तो खरीदेगा कौन? तो एलआईसी खरीद लेगा। यानी इनडायरेक्ट वे में भी लाभ दिया जा सकता है और यह दिया जा रहा है। तो आइए आज जरा एक एक परिस्थितियों के हिसाब से समझने की कोशिश कर ली जाए। जब मनमोहन सिंह इस देश के वित्त मंत्री और उसके बाद प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस देश की इकोनॉमी को लेकर जनता से खुद को जोड़े रखा, यह कहकर मैं इकोनॉमिस्ट हूं और मैं समझता हूं। इसीलिए याद कीजिए जिस वक्त डॉलर 62 रुपए हो गया और इस देश के भीतर शोर मचने लगा, राजनीतिक तौर पर संसद के भीतर और बाहर भी, और यह सवाल उठने लगे कि अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट और सरकार का जो घाटा है वो बढ़ता चला जाएगा। जो इस देश के भीतर से बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं, जो अपना माल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की दिशा में ले जाते हैं, सब कुछ महंगा हो रहा है। तो समझाने के लिए 30 अगस्त 2013 को उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सामने आए। उन्होंने ग्लोबल परिस्थितियों का जिक्र किया, डोमेस्टिक फैक्टर्स बतलाए और भरोसा दिया कि किस तरीके से इकोनॉमी को हम थामेंगे। लेकिन मौजूदा वक्त में इस देश की इकोनॉमी को लेकर क्या प्रधानमंत्री किसी बात का जिक्र कर रहे हैं? इस देश के वित्त मंत्री कहां हैं? हम आप दोनों खोजते हैं। इस देश में आरबीआई के नए गवर्नर मल्होत्रा साहब जो आए हैं, उनके जरिए कोई बात पद संभालने के बाद क्या आ पाई है? हो सकता है आप तो चेहरा भी ना जानते हो, और सामान्य तौर पर आरबीआई के गवर्नर का चेहरा कोई जानता नहीं है। लेकिन इससे पहले के जो गवर्नर थे वो बार बार दिखाई देते थे, बताते थे, संवाद बनाने की कोशिश करते थे, और जो भी आंकड़ों का हेरफेर होता था उसको वो संभाल लेते थे। राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के प्रिय भी थे। लेकिन अब स्थिति नए गवर्नर के सामने क्या मुश्किल है। और इन परिस्थितियों के भीतर जब सबकी नजर इस बात को लेकर है कि 20 जनवरी को जब ट्रंप राष्ट्रपति पद संभालेंगे, उसके बाद जो भारत से माल अमेरिका जाता है उसके टैरिफ का क्या होगा, और अमेरिका कहीं रूस पर पाबंदी और कड़ी ना कर दे, खास तौर से तेल को लेकर, तो जो क्रूड ऑयल रूस से आ रहा था और भारत की इकोनॉमी को बचा रहा था, कहीं वह सदमे में तो नहीं आ जाएगा। और भारत की इकोनॉमी सही मामले में जो इंपोर्ट किया जाता है क्रूड ऑयल, उस पे चलती है। तो जब हमने जिक्र इस बात का किया है कि एक एक करके आप जरा समझने की कोशिश आज कर लीजिए, तो हमें लगता है सबसे पहले तो यह समझिए कि दुनिया के स्टेबल इकोनॉमी की देशों में भारत का नंबर पहले 10 में नहीं है। स्टेबल इकोनॉमी में पहले 20 में भी नहीं है, पहले 50 में भी नहीं है। यानी जिस इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन विकसित भारत बनाने की दिशा में बढ़ने का जिक्र हो, उसको लेकर तैयार की गई लिस्ट में अगर भारत कहीं नजर नहीं आता है, तो यह इकोनॉमी पॉलिटिकल वे में क्यों चल रही है और कैसे चल रही है, इस ग्राफ को आप देख लीजिए, जिससे आप समझ पाएंगे। पहले नंबर पर यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, फिर स्विट्जरलैंड है, फिर जर्मनी है, फिर कनाडा है, फिर जापान है। यह टॉप 5 स्टेबल इकोनॉमी है। अमेरिका का नंबर 13वें नंबर पर आता है, ब्रिटेन का नंबर 16वें नंबर पर आता है, चीन का नंबर 19वें नंबर पर आता है, रूस का नंबर 31 पे आता है। भारत कहीं नहीं है। देख लीजिए एक बार, इस लिस्ट को देखना चाहिए। अब आपके भीतर यह सवाल होना चाहिए, आईआईपी के आंकड़े बड़े शानदार हैं, जीडीपी के आंकड़े बहुत शानदार हैं, एफआईआईज के इन्वेस्टमेंट को लेकर सरकार बार बार कहती है नहीं नहीं वो पैसा नहीं निकाल रहे हैं, डोमेस्टिक तौर पर जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसको लेकर सरकार कहती है बहुत शानदार है,
सरकार कहती है कि देखिए हमने नौकरियां इतनी दे डाली, और आप आरबीआई के आंकड़ों को देख लीजिए। इन तमाम परिस्थितियों में जो सच सामने निकल कर आता है वो बतलाता है कि भारत का रुपया डॉलर के सामने कहीं टिक नहीं पा रहा। और आप सोच रहे होंगे इसका असर क्या होता होगा, इसका असर क्या होता होगा और ये कैसे चीजें चलती हैं, इसके लिए दो तीन बातों को पहले और समझ लीजिए। इस देश के भीतर में इस फाइनेंशियल ईयर में जो अप्रैल के बाद से शुरू हुआ, उसमें इस देश में जो बैंक से कर्जा लेते थे उनमें लगभग 13% की कमी आ गई। दिसंबर तक, अप्रैल से दिसंबर के बीच में 13% लोग कम हो गए जो अब बैंक से लोन भी ले पाने की स्थिति में नहीं है। लोन लेना चाहते हैं, ले नहीं पाते हैं। जो गाड़ियों पर लोन लिया जाता था वो तकरीबन 17% कम हो गया। जो रिटेल लोन लिया जाता था, खुदरा लोन लिया जाता था, उसमें भी लगभग 13-14% की कमी आ गई। और 5 ट्रिलियन का सपना संजोते संजोते हम 10 ट्रिलियन पर चले गए। और रुपया जिसका हमने जिक्र किया 2013 में जब 62 हुआ था, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तब के इस देश को संवाद बनाने आ गए थे। लेकिन आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब वो ₹86.86 यानी 86.50 से ज्यादा, तकरीबन 86.70 पैसे पर पहुंच चुका है। एक्सचेंज रेट में आइएगा तो किसी भी बैंक से जब आप एक्सचेंज करने जाइएगा तो ये लगभग 89 या 90 रुपीस पड़ेगा आपको। यह स्थिति है और इस स्थिति के दायरे में आपको समझना होगा इस देश की इकोनॉमी से कैसे खुला खिलवाड़ हो रहा है। मसलन आप 2023 के आंकड़े को उठाइए। 2023 इसलिए क्योंकि 2024 का पूरा आंकड़ा सरकार ने अभी तक रखा नहीं है। भारत ने जो एक्सपोर्ट किया 2023 में और जो इंपोर्ट किया, उन दोनों के बीच सरकार को घाटा हो रहा था तकरीबन 7.5 लाख करोड़ का। और अगर डॉलर की कीमत 61 रुपए होती तो यह 7.5 लाख घट के 5 लाख हो जाता, यानी 2.5 लाख करोड़ रुपए बच जाते। यह है डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत का कम और ज्यादा होना। अब आप सोचिए, यह हमने जिक्र किया है चाइना का। यह चीन के साथ इंपोर्ट हुआ है $100 बिलियन, यानी तकरीबन 8,65,000 करोड़, और एक्सपोर्ट हमने किया है 1,40,000 करोड़। घाटा चाइना के साथ 2023 में लगभग 7.25 लाख करोड़ का है। सीधे तौर पर कहें कि जो हम इंपोर्ट कर रहे थे माल, जिसकी एवज में हमको 8,65,000 देना पड़ा, अगर मनमोहन सिंह के टाइम का डॉलर की कीमत होती 62 रुपए तो हमें देना पड़ता 6,16,000 करोड़ रुपए। यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, हम इंपोर्ट चाइना से कर क्या रहे हैं? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स, मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, प्लास्टिक। यानी इस देश के भीतर में हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कैसे धराशायी कर चुके हैं, यह उसकी पहली मिसाल है। और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय तौर पर चीजों को परखना चाहते हैं और अगर अपनी जनसंख्या के लिहाज से बार बार आप चीन को देखना चाहते हैं तो एक बात समझ लीजिए, चीन का जो ट्रेड सरप्लस है वो भारत के कुल एक्सपोर्ट से ज्यादा का है।